नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय कानून में एक ऐसा प्रावधान है जो महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अक्सर इसका दुरुपयोग कानूनी आतंकवाद के रूप में किया जाता है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की पुरानी धारा 498A और अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की नई धारा 85 और 86 के बारे में। आखिर इनका उद्देश्य क्या है, इनका दुरुपयोग कैसे होता है और इससे खुद को कैसे बचाया जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जिसे 1983 में पेश किया गया था, विवाहित महिलाओं को उनके पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया था। अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के लागू होने के साथ यह प्रावधान धारा 85 और 86 के तहत जारी है, जिसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा और दहेज से संबंधित उत्पीड़न को रोकना है, लेकिन समय के साथ इन प्रावधानों को दुरुपयोग की चिंताओं के सामने आई है। बीएनएस की धारा 85 और 86 का क्या उद्देश्य है। यह धारा विवाहित महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए 1983 में आईपीसी की धारा 490A के रूप में पेश की गई थी। अब बीएनएस की धारा 85 और 86 के तहत पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान बताता है। क्रूरता शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना या उसे या उसके रिश्तेदारों को किसी भी अवैध संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की मांग को पूरा करने के लिए उत्पीड़न करना शामिल है। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली स्थिति पैदा करना भी क्रूरता का एक घटक है। यह एक संज्ञेय अपराध है और नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसके अंदर जो है सेटलमेंट पार्टी खुद नहीं कर सकती है, और नॉन बेलेबल है, गैर जमानती अपराध है। हालांकि बीएनएस की धारा 85 और 86, जो कि पहले 498A थी आईपीसी के अंदर, का उद्देश्य नेक है, लेकिन इसके दुरुपयोग की कई रिपोर्टें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। आखिर दुरुपयोग के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। समय के साथ साथ क्या हुआ, झूठे आरोपों और पति के कई रिश्तेदारों को फंसाने के माध्यम से धारा 498A, जो कि अब 85-86 बीएनएस की है, के दुरुपयोग की कई रिपोर्टें सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी आतंकवाद तक कहा है। आलोचकों का तर्क है कि कानून की क्रूरता की व्यापक परिभाषा और इसके कड़े प्रावधान, जैसे कि अपराध की गैर जमानती प्रकृति, ने इसे शोषण के प्रति संवेदनशील बना दिया है। और आंकड़े क्या बताते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि धारा 498A के तहत दर्ज किए गए मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि दोष सिद्धि जो कन्विक्शन रेट है की दर कम बनी हुई है, जो झूठे या कमजोर मामलों की संभावना को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए 2020 में धारा 498A के तहत दर्ज मामले 1,11,550 थे, जिसमें से 14.4 पुलिस द्वारा योग्यता ना पाए जाने के कारण बंद कर दिए गए थे। 2018 में भी जो है कन्विक्शन रेट केवल 13% थी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, न्यायालयों ने इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी गिरफ्तारी रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि पुलिस अधिकारियों को आरोपों की पुष्टि करने के बाद ही गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से हिरासत को अधिकृत नहीं करना चाहिए और पुलिस को गिरफ्तारी के कारण का विवरण देने वाली एक चेकलिस्ट बननी होगी, जिसकी मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे ही एक मामला, दूसरा मामला था, जैसे कि राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश 2017 का मामला था। ये न्यायालय ने प्रत्येक जिले में, हर जिले में परिवार कल्याण समिति, जैसे FWC इसको बोलते हैं, फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन का सुझाव दिया और फैमिली वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने तक कोई गिरफ्तारी ना करने का सुझाव दिया। हालांकि इस सुझाव को बाद में आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। अब हाल के जो निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जोर दिया है कि क्रूरता को सामान्य या अस्पष्ट आरोपों के बजाय विशिष्ट उदाहरणों के साथ साबित किया जाना। कोर्टों ने कई बार देखा कि पति के दूर के रिश्तेदारों को अनावश्यक रूप से फंसाने के खिलाफ भी चेतावनी दी है, खासकर जब वे जोड़े के साथ नहीं रहते थे। यदि एफआईआर पूरी तरह से पढ़ने पर यह सुझाव देती है कि आपराधिक कार्रवाई आरोपी को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू की गई थी, तो हाईकोर्ट को मामलों को रद्द करने के लिए अपनी जो इनहेरेंट पावर होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। दारा लक्ष्मी नारायण बनाम तेलंगाना राज्य के 2024 के केस के अंदर भी ऐसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A आईपीसी को जो
के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए एक एफआईआर को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि कानून का उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं किया जाना चाहिए और सामान्य आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ऐसा ही एक केस और है जिसमें राजेश चड्ढा बनाम उत्तर प्रदेश 2025 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A आईपीसी, जो कि अब बीएनएस की धारा 85 और 86 के तहत पति की दोष सिद्धि को रद्द कर दिया, जिसमें सबूतों की कमी और अस्पष्ट आरोपों को हवाला दिया गया। न्यायालय ने दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। ऐसा ही एक और केस है जिसमें राजेश चड्ढा बनाम उत्तर प्रदेश 2025 का जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A आईपीसी, जो कि अब बीएनएस की 85 और 86 के तहत है, पति की दोष सिद्धि को रद्द कर दिया, जिसमें सबूतों की कमी और अस्पष्ट आरोपों का हवाला दिया गया। न्यायालय ने दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। सरकार ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री और विधि आयोग ने द्वारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सिफारिशें की है। गृह मंत्रालय की भी सलाह थी कि गृह मंत्रालय ने 2009 में और 2012 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की थी कि ताकि दहेज कानूनों के विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक आवेदन को सुनिश्चित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति पीड़ित ना हो। विधि आयोग की 243वीं रिपोर्ट में धारा 498A के कथित दुरुपयोग को संबोधित करने के लिए कई सिफारिशें शामिल थी, जबकि महिलाओं को क्रूरता से बचाने में इसकी प्रभावशीलता बनाए रखी गई थी। इनमें शामिल है जागरूकता फैलाना, प्रावधानों और उपलब्ध उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सुलह और परामर्श को बढ़ावा देना, पेशेवर सलाहकारों, मध्यस्थता केंद्रों और कानूनी सहायता केंद्रों की मदद से शुरुआती चरण में सुलह की सुविधा के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। धारा 498A, जो कि अब बीएनएस की 85 और 86 है, उसको अपराधों की अदालत की अनुमति से कंपाउंडेबल बनाना चाहिए ताकि सेटलमेंट हो सके, जिसमें 3 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि हो। गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा उपाय होने चाहिए। अपराध को गैर जमानती बनाए रखना चाहिए, लेकिन मनमानी और अनुचित गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय आपराधिक प्रक्रिया जैसे सीआरपीसी की धारा 41 और 41A में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करने में निहित है। मंत्रालय की सलाह और दिशा निर्देश का संकलन और पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस डीजी जैसे डीजीपी का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें झूठे मामलों के लिए मुआवजा, झूठी और तुच्छ शिकायतों को हतोत्साहित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 358 में मुआवजे की सीमा को 1,000 रुपये से 15,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए। महिला पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना, महिला पुलिस स्टेशन जैसे महिलाओं के खिलाफ आपराधिक जो CWS के जो कंप्लेंट्स होती है और गुंडामक दोनों तरह से मजबूत किया जाना चाहिए। यदि आपका या आपका कोई जानने वाला बीएनएस की धारा 85 और 86 के तहत झूठे मामले का सामना कर रहा है तो घबराना नहीं चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। झूठे बीएनएस धारा 85-86 मामले से लड़ने के लिए व्यवहारिक सुझाव ये है कि घबराने से गलतियां हो सकती है, शांत रहे, सबूत इकट्ठा करें, अपनी बेगुनाही का समर्थन के लिए सभी संभावित सबूत इकट्ठा करें, जैसे चिकित्सा रिकॉर्ड, शारीरिक शोषण के दावों का खंडन करने के लिए संचार रिकॉर्ड, जैसे संदेश होते हैं, ईमेल्स होते हैं, ठीक है ना, मैसेजेस, ईमेल्स और गवाहों के बयान। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से गिरफ्तारी को रोका जा सकता है और तत्काल तनाव कम हो सकता है। यदि आरोप अस्पष्ट और असमर्थित या झूठे हैं तो आरोपी एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। एक जानकार वकील को नियुक्त करना महत्वपूर्ण है। पुलिस को सुलह के सभी संभावित प्रयास करने चाहिए और यदि समझौते की कोई संभावना नहीं है तो सबसे पहले शिकायतकर्ता को स्त्रीधन और दहेज के सामान वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 भारतीय कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो महिलाओं को क्रूरता और दहेज से संबंधित दुर्व्यवहार से बचाने के लिए है। हालांकि इसके दुरुपयोग की चिंताएं वास्तविक हैं और न्यायपालिका और सरकार दोनों ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं। कानून का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि इसका उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध या उत्पीड़न के हथियार के रूप में ना हो। संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है ताकि वास्तविक पीड़ित को न्याय मिल सके और निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।